Hello everyone, welcome to FG Locket. In today's video, we are going to talk about the grant of compulsory license. जब हम compulsory license की बात करते हैं तो the first case that has ever been decided with the grant of compulsory license in India is Bayer versus Natco, Bayer Corporation versus Natco. So ये जो केस है Bayer Corporation versus Natco, ये first landmark केस है इन द हिस्ट्री ऑफ पेटेंट्स एक्ट, जिसमें जो नाटको है उसको कंपल्सरी लाइसेंस मिल गया था अंडर सेक्शन 84 रेड विद सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, और वी कैन से द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970. ओके, अब इसके बाद एक हमारे पास एक और केस है विच इज़ ली फार्मा वर्सेस एस्ट्राजेनेका. तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो बात करेंगे वो हम बेयर कॉरपोरेशन की करेंगे, but I will suggest all the viewers of this video that you should at least once go through the facts of Lee Pharma versus AstraZeneca, because Lee Pharma versus AstraZeneca जो केस है वो recent 2016 या 17 का केस है, एंड उसमें भी ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस की बात की गई है, राइट. सो हम डील करेंगे बेयर वर्सेस नाटको से, एंड आई विल रियली अर्ज all the viewers that they should also go once through the case of Lee Pharma versus AstraZeneca. If you do not mention it in exam, then it also fine. But if you write about a little paragraph about it, then of course the teacher is going to be attracted while giving you the marks. All right. So जब हम बात करते हैं कंपल्सरी लाइसेंस की, तो कंपल्सरी लाइसेंस के लिए सबसे पहले जो हमारा सेक्शन अट्रैक्ट होता है वो है सेक्शन 84 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट, राइट. तो सेक्शन 84 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट बोलता है कि किसी भी पेटेंट के ग्रांट के 3 इयर्स के बाद, लाइक सपोज मैंने एक मेडिसिन बनाई कैंसर के लिए और उसकी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट है 5 अप्रैल 2022, और अब उसके 3 इयर्स बाद यानी कि 5 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न या कोई भी बॉडी एजेंसी जो है वो कंट्रोलर फॉर पेटेंट्स के पास कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है. बट क्यों कर सकती है, उसके लिए उसको 3 ग्राउंड्स को सेटिस्फाई करना होगा, और वो 3 ग्राउंड्स क्या है. फर्स्ट, कि जिस पेटेंटेड ऑब्जेक्ट का वो कंपल्सरी लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही है, राइट, तो वो जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो पब्लिक के पास रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट ग्राउंड इज नॉन रीजनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस. थर्ड है, सेकंड है हमारा, दैट जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो इंडिया में जो है दैट इज़ नॉट एक्टिवली वर्कड अपॉन. इंडिया में उस पर कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया है, राइट. थर्ड इज़ कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है जिसके लिए आप कंपल्सरी लाइसेंस के ग्रांट की एप्लीकेशन डाल रहे हो, वो पेटेंटेड इन्वेंशन जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए यूज़फुल है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक गुड इन इट. ओके, तो कंपल्सरी लाइसेंस की एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है. कंपल्सरी लाइसेंस कोई भी पर्सन बना सकता है, बट इट शुड बी कि वो ऑलरेडी उस लाइसेंस का होल्डर ना हो, ठीक है. एंड देन उसके लिए आपको कंट्रोलर को बेसिकली ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. दैट जो हमने बात की, इकोनॉमिक प्राइजेस की बात की हमने, अफोर्डेबिलिटी की बात की, पब्लिक गुड की बात की, और अवेलेबिलिटी इन इंडिया की बात की. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है, देन इन दैट केस कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है. बट द प्राइम कंडीशन इज आफ्टर द 3 ईयर ऑफ grant of patent to the original invention. तो कंपल्सरी लाइसेंस इज बेसिकली कि मैंने एक ड्रग बनाया अमेरिका में और इंडिया में वो ड्रग मिल नहीं रहा है, उसको अमेरिका से एक्सपोर्ट कराना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट जो है लाखों में चली जाती है. इसलिए अब इंडिया में से एक पर्सन उठकर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो जी एक कंपल्सरी लाइसेंस लेना चाहता हूँ ताकि इंडिया में हम ये चीज़ सस्ते रेट्स पे पब्लिक गुड के लिए अच्छे से सेल आउट कर सकें. ओके, तो दिस इज व्हाट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 84 मेनली, राइट. अब कभी
अगर जो कंट्रोलर है वो इन कंडीशंस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ही मे ऑल्सो रिवोक द रिक्वेस्ट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ओके, देन हम बात करते हैं इसमें कंपल्सरी लाइसेंस के साथ ही सेक्शन 92 की। जब भी आप कंपल्सरी लाइसेंस की बात करोगे आप सेक्शन 84 के साथ सेक्शन 92 को भी मेंशन करोगे। तो पेटेंट को जो किसी भी एक पेटेंट को जब सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर देती है तो उस केस में कंट्रोलर हैज़ अ राइट, दैट कंट्रोलर हैज़ अ ड्यूटी, दैट जब वो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर रहा है तो कंट्रोलर कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस रख सकता है उस ग्रांट में कि वो पब्लिक गुड के लिए यूज़फुल हों। जैसे जब हम बेयर कॉरपोरेशन वर्सेस नाटको का केस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब नाटको को कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया गया तब उसको कंडीशन ये रखी गई कि हर साल वो 600 ज़रूरतमंद लोगों को, 600 नीडी पीपल ऑफ दैट ड्रग, वो उन 600 लोगों को एवरी ईयर फ्री में ड्रग सप्लाई करेगा। राइट, सो अगर पब्लिक गुड के लिए कोई कंडीशन अप्रोप्रिएट लगती है कंट्रोलर को, इट ऑल्सो put that condition while grant of the compulsory license. Okay, then uh, this was the concepts from the Patents Act. Now we are going to talk about Bayer versus Natco's case, which is a very very important case while talking about the Patents Act. Okay, so बेयर वर्सेस नाटको के केस में ये होता है कि बेयर कॉरपोरेशन एक कैंसर से रिलेटेड ड्रग ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुकी होती है। इट इज़ अ यूएस बेस्ड सब्सिडियरी। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज जो नाटको है, नाटको बेयर कॉरपोरेशन का जो ड्रग है नेक्सेवर, उसका एक अफोर्डेबल मॉडल इंडिया में लॉन्च करने के लिए अपना कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने की एप्लीकेशन लगाता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बेयर जो है वो मना कर देता है और ये बोलता है दैट इट हैज़, बेयर कॉरपोरेशन जो ड्रग बना रहा है उसका पेटेंट उसके पास है एंड देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस इन इंडिया। ऑल राइट, बट अब ये जो नाटको है, नाटको बोलता है कि मैंने जो कंपल्सरी लाइसेंस का एप्लीकेशन लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि ड्रग तो पेटेंटेड नेक्सावर है इस एंटिटी के नाम, बेयर कॉरपोरेशन के नाम, बट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग द डिज़ायर्ड फंक्शन इन इंडिया। सो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक कि मैं इसको एक चीपर प्राइस पे सेल आउट करूं और उस पर्पस के लिए सेल आउट करूं जिसके लिए ये ड्रग डिज़ाइंड है, बिकॉज the drug was not in its efficacy while coming to India. Therefore अब जब ये केस कंट्रोलर के पास जाता है तो कंट्रोलर ऑफ कोर्स सबसे पहले चेक करेगा that whether the conditions of section 84 are satisfied or not. So इस केस में कंट्रोलर ने एनालाइज किया कि जो बेयर कॉरपोरेशन का ड्रग है तो उससे जो उसका जो पर्पस है वो इंडिया में रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऑल्सो बेयर कॉरपोरेशन का जो मेडिसिन था, जो नेक्सेवर था, इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 3 lakhs पर मंथ फॉर एन इंडियन सिटीजन एंड इंडिया विच इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, वहाँ पर तो लोग अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो तो 3 लाख पर मंथ की दवाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इवन इफ पीपल आर इन मिडल ग्रुप ऑफ इनकम दे ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ड्रग। देन सेकेंड कंडीशन उन्होंने ये देखी दैट इंडिया में वो वर्कआउट किया ही नहीं गया था, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट ऐसा था ही नहीं जो इंडिया में वर्कआउट किया गया। सो 3 years ऑलरेडी हो भी चुके थे बिकॉज दिस पर्टिकुलर नेक्सावर ड्रग इट वॉज formed in 1990s or late 90s. Okay, sorry, 2005. It was formed in 2005. So now then अब जो हमारा बीच में एक और चीज़ होती है, जो बेयर कॉरपोरेशन का ड्रग नेक्सावर है 2005 में बनता है और अराउंड 2009-2010 जो सिप्ला है, सिप्ला कंपनी है, वो भी सिमिलर जेनरिक वर्जन जो है वो स्टार्ट कर देती है नेक्सावर का बेचना। ओके, बट जो नाटको बेयर कॉरपोरेशन है वो सिप्ला के अगेंस्ट केस फाइल करता है इन्फ्रिंजमेंट का और उसके अगेंस्ट केस जीत भी जाता है। सो जो सिप्ला है इट स्टॉप मेकिंग दैट जेनरिक वर्जन। अब यहाँ पर इसके बाद 2011 में नाटको की एंट्री होती है कि हम नया प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, जेनरिक प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, व्हाट वी
we want is that we want a compulsory license of drug patented like of Nexavar which is patented in the name of beer. तो यहाँ पर जब कंट्रोलर कंडीशंस 84 की चेक कर रहा है तो इट इज़ कमिंग इन फेवर ऑफ द बेयर कॉरपोरेशन ऑफ सॉरी पार्डन मी ऑफ नाटको. देन इस केस में बेयर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में केस जाता है और फेवर में जाता है नाटको के. तो ये केस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बन जाता है द केस विच ग्रांटेड द कंपल्सरी लाइसेंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस कुछ गाइडलाइंस स्टिपुलेट की गई राइट. जो कंट्रोलर है उसने नाटको को बोला कि हम आपको कंपल्सरी लाइसेंस तो ग्रांट कर रहे हैं बट आपको 600 लोगों को इसको फ्री में देना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट जो कॉस्ट 3 लाख रुपए पर मंथ बेयर कॉरपोरेशन की दवाइयों की हो रही थी वही कॉस्ट अब सिमिलर जेनरिक वर्जन जो इंडिया में बनाया जाना था उसकी कॉस्ट घटकर अराउंड 9,000 से 10,000 रुपये पर महीना पड़ने लगी राइट. सो अब जो कंट्रोलर था ही वॉज सेटिस्फाइड कि जो बेयर कॉरपोरेशन है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो रही थी इंडिया के लिए बिकॉज इंडियन पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मच ऑफ कॉस्ट फॉर मेडिसिन. दैट इज़ वाई व्हेन दिस कंडीशन वॉज सेटिस्फाइड तो अब यहाँ पर इसीलिए हमारे पास जो नाटको था उसको कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो गया राइट. सो दिस इज़ द लैंडमार्क केस एंड उसके बाद हमने ये देखा कि ली वर्सेस एस्ट्राजेनेका की जो जजमेंट है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जिसकी फाइंडिंग इससे कुछ डिफरेंट है क्योंकि एक बार जब आपको कोई परमिशन मिल जाती है तो 10 तरह की और कंपनीज परमिशंस लेने की कोशिश करती हैं बिकॉज इस जजमेंट का सबसे बड़ा आफ्टरमैथ ये था कि इंडिया में कंपल्सरी लाइसेंस का स्कोप बहुत वाइड हो गया. अब कंट्रोलर्स के पास हर साल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि ये क्लेम करती हैं दैट हमें कंपल्सरी लाइसेंस मिलना चाहिए XYZ फॉरेन मेडिसिन का सो दैट हम उसे इंडिया में लाकर इंडिया के रेट्स पे वर्कआउट कर सकें. उन्हीं जजमेंट्स में से एक एग्जांपल है ली फार्मा वर्सेस एस्ट्राजेनेका का which you of course have to read and even if you try mentioning it in one paragraph in your exams it will really be helping you to score good marks right. So this was the case of बेयर कॉरपोरेशन वर्सेस नाटको. ऑल्सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग कि जब भी आप कंपल्सरी लाइसेंस का आंसर लिखें आप पेपर में आंसर लिखेंगे तो ये मेंशन ज़रूर करना कि बेयर कॉरपोरेशन वर्सेस नाटको फार्मा जो है दैट इज़ द फर्स्ट केस इन विच द कंपल्सरी लाइसेंस वॉज ग्रांटेड इन इंडिया. सिंस फर्स्ट केस है तो गाइडलाइंस आई हैं इसीलिए आपको इस केस को इलेबोरेट फॉर्म में मेंशन करना है right. So I hope this video was useful for you and this the topic we discussed that is useful for you and of course the video is useful for you. The next case we are going to talk about is the case of F. Hoffman La Roche versus Cipla. Okay, so ये केस इस केस में बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट की बात की गई है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक पेटेंट ओनर को एक पेटेंटी के पास राइट है टू स्यू फॉर इट्स इन्फ्रिंजमेंट. अब इस केस में एक वेब ऑफ प्रोसीडिंग्स है क्योंकि ये केस जो है ये पहले सिंगल बेंच के पास जाता है फिर डिवीजन बेंच के पास जाता है फिर इसकी अपील भी होती है दोबारा से सिंगल बेंच के पास आ जाता है और एंड में ये डिक्लेयर होता है दैट जो रोशी है जो प्लेंटिफ है इस केस में वो ऑलरेडी पेटेंटी है एक ड्रग का जिसको सिप्ला ने एक जेनेरिक वर्जन में बना दिया था राइट. तो सिंगल बेंच जो है ऑफ कोर्स रोशी जो है वो प्लेंट फाइल करता है फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज पेटेंट की और जो सिप्ला है वो ये कहता है कि उसने एक जेनेरिक वर्जन बनाया है ताकि पब्लिक गुड हो सके राइट. अब इस केस में सिंगल बेंच तो इन्फ्लुएंस हो जाता है दैट पब्लिक गुड है तो इट इज़ नॉट इन्फ्रिंजमेंट बट जो डिवीजन बेंच है डिवीजन बेंच ऑपोजिट फाइंडिंग देता है और रोशी के फेवर में केस को डिसाइड करता है एंड इट पुट्स अ फाइन ऑफ अराउंड 5 lakhs on Cipla as well right. So this was about the Patents Act. I hope all of it was useful for you. Thank you very much. Stay tuned. All the best.